जरूर सर। यस सर, थैंक यू। जरूर सर। पार्ट 2 जरूर बनाना चाहूँगा मैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने वाले हैं मिशन इंजीनियरिंग की एक बहुत प्यारी बच्ची ज्ञानवी से, जिसने DTU NSUT लीड के लिए प्रिपेयर किया और 38 रैंक अचीव किया। हेलो ज्ञानवी, कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। आप कैसे हैं सर? ठीक है सर। तो ज्ञानवी, आज हम लोग बात करेंगे तुम्हारी जर्नी के बारे में और बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तुमने क्या क्या किया, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यस सर। सबसे पहली बात तो तुमने डिप्लोमा करने का प्लान क्यों बनाया? सर प्लान मेरा नहीं था। जब मैंने 10th पास किया उसके बाद कोरोना आ गया, तो उस समय में मेरा एडमिशन हो गया था 11th में PCB से सलवान गर्ल्स में। उसके बाद मेरे मामा ने फॉर्म भरा पॉलीटेक्निक का, ये कह के कि ये भी देख लेते हैं। तब उस समय मेरिट बेस्ड पे हो रहा था, तो मेरे को पूछा मिला उस टाइम पे फर्स्ट राउंड में। तो तुमने सिविल से डिप्लोमा किया, तो ये किसका डिसीजन था? नानू का। नानू का डिसीजन था। तो सर, आपका सिविल दिलवाने का क्या रीजन था? क्योंकि मेरा मेन मकसद था कि इसे गवर्नमेंट जॉब कराना, राइट। और दूसरे लाइन में जो है गवर्नमेंट जॉब है नहीं, हाँ। मोस्टली जो है प्राइवेट जॉब है। सिविल से जो है बताते हैं लोग, जो PWD CPWD जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वहाँ जॉब लग जाती है एज JEE। अगर JEE लग जाता है तो बच्चे का जो है भविष्य जो है गवर्नमेंट में तो कम से कम ब्राइट हो जाता है। जो मेरी उम्मीद थी कि मैं इसको जो है कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब ही दिलाऊं, तो मैंने कई लोगों से पता किया, तो लोगों ने ये कहा कि भाई अगर इसे गवर्नमेंट जॉब दिलानी है तो आप सिविल दिला दो तो अच्छा रहेगा। तो मेरी जो है ख्वाहिश थी कि मैं इसको जो है 12वीं के बाद कराऊंगा, लेकिन कोरोना था और इधर उधर भाग दौड़ का भी समस्या था, तो 10वीं करते इसका मार्क्स भी अच्छा था, तो लड़के ने जो है इसका भर दिया, तो नंबर आ गया इसका। और चॉइस हमें जो इच्छा थी वो चॉइस भी मिल रही थी, और वो मेरे घर के बगल में ही थी, क्योंकि मैं पूसा कैंपस में रहता हूँ और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी पूसा कैंपस में ही है, तो मैंने एडमिशन करा दिया। आप तो एग्रीकल्चर से हैं ना? हाँ, मैं तो एग्रीकल्चर। इसको एग्रीकल्चर लाइन में क्यों नहीं ले रहे? नहीं, एग्रीकल्चर लाइन में तब होता है जब BSc करने के बाद। एग्रीकल्चर जो है BSc AG के बाद ही हमारे यहाँ MSc शुरू होती है। अब आके जो है यहाँ भी BSc AG शुरू हो गई है। जिस टाइम में हमने इसको, हमारी इच्छा थी, उस टाइम BSc AG यहाँ थी नहीं। ज्ञानवी, तुमने बताया कि डिप्लोमा में जो एडमिशन हुआ था तुम्हारा वो परसेंटेज बेस पर हुआ था। मतलब कि जो तुमने डिप्लोमा किया वो 2020 से 23 बैच में किया, राइट ना? तो तुमने 23 में बीटेक करने का प्लान क्यों नहीं किया? सर उस समय मन था करने का, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे होगा। और फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर मैंने किया भी, लेकिन हुआ नहीं। मतलब मेरी प्रिपरेशन उस हिसाब की नहीं थी। फिर मैंने पता किया कि बीटेक कैसे होगा, तो उसके बाद फिर मैंने एक इंटरव्यू देखा आपका, मतलब एक भैया का हो रहा था इंटरव्यू, तो उसमें देखा मैंने कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा ट्यूशन है। तो फिर उसके बाद मैंने इसको गूगल पे सर्च किया, फिर मैंने नानू को बताया, फिर बात करी, फिर आप सर से बात करी हुई थी मेरी। अच्छा, तुम मुझे गाइड करो कि ये जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आई ना, जब बच्चों को, फाइनल ईयर वाले बच्चों को नहीं पता चलता है, तो कैसे ये अवेयरनेस की जा सकती है? क्योंकि मैं खूब चाहता हूँ कि बच्चों को अवेयरनेस हो, और डिप्लोमा वाले बच्चों को अवेयर ही नहीं हो पाते हैं फाइनल ईयर में, उन लोगों को कोई बताने वाला ही नहीं होता है, तो कैसे अवेयर किया जाए उन लोगों को? सर जैसे बच्चों को पता नहीं होता, कभी कभी सीनियर्स भी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जैसे मेरे जैसे कोऑर्डिनेट नहीं करते। मैं तो जाती ही नहीं थी कॉलेज, बहुत कम जाती थी, क्योंकि मेरे घर के पास था, और मतलब टीचर्स भी नहीं थे इस हिसाब के, मतलब 1-2 टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, तो उस समय बहुत प्रॉब्लम आती थी। जैसे आप सोशल मीडिया पे तो करते ही हो, तो वो तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ही, और जैसे बच्चों को खुद भी थोड़ा होना चाहिए। मैं तो लो थी, और बच्चे जिनको जो रहते हैं अप टू डेट रहना चाहिए बच्चों को। तो कॉलेज के टीचर्स नहीं बताते हैं कि तुमको आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना चाहिए? टीचर्स गाइड नहीं करते इतने अच्छे से, जब तक उनसे पूछो नहीं। मिशन इनको कौन से मंथ में ज्वाइन किया था? सर जनवरी। तो तुम्हें क्या लगता है कि बच्चों को जनवरी में ज्वाइन करना चाहिए या फिर
पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए जब बैच स्टार्ट होता है? सर जब बैच स्टार्ट होता है तभी करना चाहिए। और तुम्हारा मानना है कि तुमको भी पहले कर लेना चाहिए? फिर भी तुमने तो बहुत अच्छा कर लिया लीट में। बच्चों को पहले से करना चाहिए क्योंकि सर पहले से बर्डन कम रहता है। और जैसे मैं आई थी तो 2 दिन तो डेमो क्लास हुई थी, तो उस टाइम लगा कि चलो हो जाएगा, लेकिन उसका जो मैं लास्ट फिर जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट डे सर के पास आई थी मैं। जैसे ही कंप्यूटर की क्लास हो रही थी मैं उठ के आई, सर से बोला सर ये मुझे लेनी है, मतलब ये कंप्यूटर चल रहा है मुझे लेना है। तो सर ने कहा हाँ आपका है सिलेबस। तो फिर मतलब उस टाइम मैं थोड़ा डर गई थी कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर मुझे 1-2 हफ्ते लगे उसको एडजस्ट करने में, उसके बाद जाके थोड़ा सा ठीक हुआ। और आप होमवर्क भी भेजते थे, आपने पूछा भी था कि हुआ है कि नहीं। फिर जब मैंने आपसे कहा सर 1-2 पेंडिंग रह रहा था, आपने कहा कि गलत है टाइम से करो। उसके बाद सर फिर मैंने ठीक किया उसको भी। सर ज्ञानवी कितने देर पढ़ती थी घर पर? कि आपके क्लास के बाद भी और ऐसे भी जो है वो टाइम देती थी, पढ़ाई में टाइम दी है इसने, मेहनत इसलिए किया। अगर इसको कामयाबी मिली है तो इसके अपने मेहनत से मिली है और आपका गाइडलाइन, क्योंकि हम तो हार चुके थे क्योंकि डिग्री मिल गई और हमें कहीं भी गवर्नमेंट की जो कॉलेज थे उसकी तो कामयाबी थी ही नहीं। और एक टाइम तो ऐसा था कि मैंने मान लिया था कि इसको मैं हरियाणा से जो है करा दूँगा और मैंने बात भी कर ली। फिर इसने जो है बोला कि नहीं नानू मैं तो जो है सरकारी से ही करूँगा, मैं प्राइवेट से नहीं करूँगा। तो लीट में तुमको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा था? सर मैथ्स। मैंने इसलिए थोड़ी पूछा था। लेकिन सर आप पढ़ाते थे तो समझ आता था मुझे, और डिफ्रेंशिएशन वगैरह में मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आता था। इंटीग्रेशन ये सब मेरे बहुत वीक पॉइंट्स थे। और फिर जब मैंने यहाँ आके पढ़ा तब जाके मुझे डाउट क्लियर हुए इसके बारे में, और फिर मैंने इस पर मेहनत भी करी और अब जाके मुझे समझ आता है कि क्या हो रहा है। उस चीज़ का बीटेक के मैथ्स में तुमको फ़ायदा मिलता है? हाँ सर, जैसे स्टार्टिंग में हमारा अभी पहला चैप्टर चल रहा है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स में, उसमें थोड़ा सा पार्ट आता है डिफ्रेंशिएशन का, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। ये बात एक्चुअली बीटेक के बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप यहाँ पर जैसा पढ़ाते हैं ना मैथ्स, ठीक है, उस चीज़ का हमको बहुत फ़ायदा मिलता है। नहीं तो मैथ्स वहाँ पर एक छोटे से टूल की तरह वर्क करती है, और डायरेक्टली हमको इस लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जाए जहाँ पर टूल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो चीज़ तो वैसे ही ऊपर से चली जाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, और बच्चों को मुझे लगता है कि पढ़ना भी चाहिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि लीट में मैथ्स छोड़ के चले जाए, लेकिन फिर बीटेक में उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर रीजनिंग बहुत इजी लगती थी मुझे। सर मैंने पहले भी मतलब उसको पढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन जैसे कोडिंग डिकोडिंग था वो मेरे लिए हार्ड लगता था मुझको, क्योंकि ऐसे मैं लेटर्स और नंबर्स को करूँ रिलेट, तो सर ने जैसे ट्रिक बता रखी थी वो मुझे अच्छे से याद हो गई थी और आज भी याद है। तुम्हारा शेड्यूल क्या होता था पढ़ने का? सर जैसे मैं नॉर्मल डे की बात बताती हूँ। जैसे मैं सुबह उठती थी अप्रॉक्स 6 बजे तक उठती थी मैं, तो 6 बजे उठने के बाद मैं 6 से 8 बजे तक जैसे 2 घंटे मैं या तो रीजनिंग पढ़ती थी या तो मैं मैथ्स के फॉर्मूले याद करती थी, क्योंकि वो थोड़े मुझे लगता था कि मुझे सुबह याद कर लेना चाहिए। उसके बाद मैं दोपहर तक में जैसे मुझे टाइम मिलता था जो, उसमें फिर मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करती थी क्योंकि मुझे वो करना था। और फिर शाम में जैसे 7-8 बजे में मैं क्वांट को टाइम देती थी। तो जब DTU लीट का रिजल्ट आया और तुम्हारी रैंक 38 आई, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई थी? सर मुझको ही। और फिर घर में बताया, मेरी मम्मी भी खुश थी, नानू तो खुश थे ही, सब मतलब खुश थे कि चलो हो गया। सर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। और जब रिज़ल्ट मतलब एक ही दिन आ गया, मतलब जिस दिन देख के आए मैं घर पहुंची थी उसी टाइम आपका मैसेज आता है और मैं देखती हूँ रिज़ल्ट आ गया है। मैं सोचती ये कैसे हो गया एक साथ ही, अभी तो मैं देकर ही आई हूँ। उसके बाद फिर एक साथ ही रिज़ल्ट चला गया था साइट पे से, फिर मैंने आपको फ़ोन मैसेज भी किया था सर ऐसा ऐसा हो गया है, तो आपने कहा था कि कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा आ जाएगा। उसके बाद सर वो नहीं चेंज हुआ। तुमको क्या डर लग रहा था कि सर चेंज हो जाएगा? यस सर, मुझे ऐसा लगा कि क्या पता चेंज हो जाए तो क्या करूँगी मैं। लेकिन सर पेपर तो मैं अच्छा दे के आई थी हिसाब का।
पेपर का लेवल कैसा था? सर पेपर का लेवल मॉडरेट था, थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, 1-2 क्वेश्चंस का होगा, और हाँ ओवरऑल मॉडरेट था। DTU के तीनों सेक्शन में तुमको सबसे टफ सेक्शन कौन सा लगा? सर मैथ्स। मैथ के अंदर कौन सा सेक्शन तुमको टफ लगता है? सर कैलकुलस का ही लगता है थोड़ा सा, क्योंकि और मुझे मतलब ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत लगता है उसमें, जैसे कोई डिफ़िकल्ट आ जाए तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी सब ठीक। क्लास के अंदर जो माहौल होता था पढ़ाई का, उसको लेकर तुम क्या बोलोगे? सर मुझे लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता, सबको आता है और सब मेरे से बहुत आगे है, और ऐसा था भी। मतलब बहुत से बच्चे थे जो मेरे से भी ज़्यादा पढ़ते थे, और मतलब था उनका लेवल अच्छा खासा। और मतलब टेस्ट में भी जो आपने टेस्ट सीरीज़ करवाई थी उसमें भी मेरे तो एवरेज ही मार्क्स आए थे, और बाकियों का तो ठीक ठाक आया ही था। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में से किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? सर ऑफलाइन जाना चाहिए। ऑफलाइन जाना चाहिए। सर क्यों? सर क्योंकि ऑनलाइन करते हैं ना हम, तो हमारा ना फोकस उस हिसाब से नहीं बन पाता जब तक हम एक अपने एक पर्सनल रूम में या स्पेस में नहीं है, क्योंकि सर घर पे ना नहीं हो पाता, आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे नहीं होगा। और ऑफलाइन में अगर आप 1 घंटे भी जाके पढ़ते हैं तो आपका फोकस बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे ही रहेगा, वहीं रहेगा, और इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि टीचर पढ़ा रहे होते हैं, सामने टीचर होते हैं। और कभी कभी क्या होता है ऑनलाइन में, बच्चे उठ के चले जाते हैं कहीं भी, सोचते हैं अरे कुछ देर चले जाते हैं उठ के, और मतलब नहीं फोकस बनता कभी कभी। तो तुम कभी की हो ऐसा कि तुमको मिशन के लेक्चर मिले हों और तुम ऐसा की हो? नहीं सर। नहीं, ये बहुत बहुत सिंसियर बच्चे थे ऑल टाइम। मतलब मुझे तुमसे पता नहीं क्यों उम्मीद थी स्टार्टिंग से, मैं अभिषेक सर को बोलता भी था कि ज्ञानवी बहुत अच्छा करेगी, हमेशा लगता था मुझे ज्ञानवी बहुत अच्छा करेगी, और अल्टीमेटली इन द एंड अच्छा किया भी, और तुमको वो मिल भी गया जो चाहिए था। यस सर। हमको सिविल ही चाहिए थी और सिविल ही मिल गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और भी NSUT जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि इंडिया की मानी जानी यूनिवर्सिटीज़ में से है। तो तुम्हारे साथ इतने सारे क्लासमेट्स थे, यस सर। लगभग सब कंप्यूटर साइंस और IT की तरफ चले गए, हाँ सर। तुमको कभी किसी ने मोटिवेट नहीं किया? सर किया था सर, आप भी बोलते थे। और मतलब बोलती थी मेरी फ्रेंड जो भव्या थी, वो भी बोलती थी कि तुम क्यों नहीं ले रहे हो। और वो क्या कहते एक और थी जो मैं, हाँ निकिता, उसने वो भी ले रखी थी। मतलब आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी क्लास में IT और कंप्यूटर वाली थी। और क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा बेस सिविल का था सर, और मैं बाय चांस मैं ले भी लेती तो मेरे से होता नहीं, कि मुझे ऐसा लगा कि कोडिंग अभी करूँगी तो फिर बाद में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आएगी, और डायरेक्ट 2nd ईयर, और फिर मैं और पीछे हो जाती। तो तुम डर गई ओवरऑल? सही सर। लेकिन भव्या भी तो इलेक्ट्रिकल से थी। सर उनका थोड़ा रहता है थोड़ा, और उसने उससे पहले सीख भी रखा था थोड़ा बहुत कोडिंग। जैसे उसने 1 साल का गैप लिया तो उसने बताया मुझे कि ना वो थोड़ा बहुत उसने ले रखा था उसका नॉलेज। असल मैंने तो बिल्कुल नहीं ले रखा था, तो मुझे लगा कि अगर मैं ले लेती हूँ उसका तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। अब तुम्हारा कैसा चल रहा है सिविल बीटेक में? सर सही चल रहा है। अब तो कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें मुझे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, बस मुझे ऐसा लगता है रिवाइज करूँगी और हो जाएगा मुझसे। सेम ट्रेड में जाने की सर ये पॉजिटिव पॉइंट, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि हमको थोड़ा भी फोकस करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लर्न कर चुके होते हैं। यस सर। क्योंकि उस चीज़ का ऑलरेडी हम लोग 2-3 बार एग्जाम दे चुके होते हैं, यस सर। बार बार पढ़ चुके होते हैं। तो सबसे पहले तुमने किसको बोला था कोचिंग के लिए? नानू को। नानू को ही बोला था। तो फिर आपका क्या रिएक्शन था? नहीं देख, इसमें क्या था कि मैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन चाहता था, क्योंकि ये लड़की है और कहना नहीं चाहिए हम गांव से हैं, तो थोड़ी शहर वाली जो चापलूसी है ना वो हमारे अंदर नहीं है। हम रास्ते को रास्ता समझ के ही चलना चाहते हैं। बेशक 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर हो, लेकिन नियरेस्ट मेट्रो के पास अगर है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तुझे रात को भी कहेगी जाने के लिए तो मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस टाइम फ्री हूँ, मैं चला जाऊँगा साथ में, और मोस्टली मैं साथ आता था। अच्छा, ये आपकी क्लास करती थी और मैं वहाँ जाके बाहर बैठता था। तो आप ऐसा क्यों करते थे? यहाँ ऑफिस तो जब क्लास ख़त्म हो जाता था तब मैं इसको लेके जाता था। और तुमने भी कभी नहीं बताया कि नानू आए हुए हैं?
वो बाहर बैठते थे, तुमको बताना चाहिए था ना। नहीं, मैं नहीं इसको कहा था कि इसी सब चीज़ें बताने नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये शिक्षा संस्थान है, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, पेरेंट्स का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो मैं अपना टाइम जो है बाहर बिता देता था, फिर ये जब क्लास से निकलती थी तो हम साथ जाते थे। और वो आपके डेडिकेशन अल्टीमेटली काम आई। मुझे एहसास हो गया कि नहीं, ये आराम से जाएगी आएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो मैं आना जाना छोड़ दिया। आज कॉलेज भी जा रही है, तो पूरे 1 हफ्ता इसके साथ कॉलेज गया हूँ। सर ने इतनी सारी बातें बोली, मतलब मैं तुमसे खुद जानना चाहूँगा, मिशनरी के माहौल के बारे में तुम क्या बोलना चाहोगी कि गर्ल्स के लिए कैसा रहा यहाँ का माहौल? कभी तुमको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली? एज ए मैनेजमेंट भी मैं ये बात तुमसे पूछना चाहूँगा। नहीं सर, सब कुछ अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर। तो बस मेरे नानू को ये था कि रास्ते में, मतलब मैं इतना जाती नहीं ना दूर, तो इसलिए उनको था थोड़ा कि चलो साथ में जाते हैं। तो 1 हफ्ते तक उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे ऐसे जाना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद छोड़ दिया, ऐसे ही जाओ आओ खुद। नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये कामयाब हुई तो आपकी डायरेक्शन से ही कामयाब हुई, क्योंकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये लीड क्वालिफाई करेगी। मुझे बिल्कुल वो नहीं था। इसने आश्वासन दिया मुझे कि मैं कर जाऊँगी, तो मैं आया था इसको लेके। मैंने इसको बोला था कि भाई जो डेमो क्लास तूने 2 ली है, उसमें तुझे क्या लग रहा है? अगर तुम सक्सेस होगी तो चलो। तो इसलिए बोली कि नहीं, मैं वो कर लूँगी क्लास। मुझे याद है आप आए थे, आपने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर इसका क्या लेवल है? फीस देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये सक्सेस हो जाएगी? हाँ, मैंने आपसे कहा था, पहला जो है मेरा आपसे ही पहचान हुई थी। जी जी। और फिर कहना नहीं चाहिए, आपके जो नेचर थे और आपकी जो बोलचाल थी, उससे मैं प्रभावित हुआ था। और देखो जी, लड़की थी, और हम आपको पहले बोल चुका हूँ कि मैं देहात से आया हूँ, तो हम लोगों के दिमाग में अभी भी वो चीज़ बनी पड़ी है कि बेटी है, इसे बेटी की तरह ही रहना है। नहीं, बहुत अच्छा नेचर है बच्ची का। तो मैंने जो है इसलिए इनको सर को देख के मैंने घर के किया था। संस्कार झलकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है बच्चों को संस्कार देना, और पढ़े लिखे लोग ही इस चीज़ को समझ पाते हैं। हाँ, तुम स्पंदन के बारे में क्या बोलोगे? सर वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, उसे सब आता था। मतलब जो क्वेश्चन मैंने एकदम घुमा फिरा के किया, उसने मतलब ऐसे फॉर्मूला बताया, ऐसे कर लो हो गया। और मैंने इतना बड़ा मेथड किया और आंसर मेरा दूसरा आ रहा था। ओवरऑल वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो हमसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन वो सिंसियर भी काफ़ी था। यस सर, उसने मतलब पढ़ता था वो बहुत अच्छे तरीके से, हम सब से भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता था वो। आई रियली मिस हिम। 2025 की बैच में भी मैं तुम सब बच्चों को मिस करता हूँ। तुम्हारा बैच बहुत प्यारा बैच था, मतलब सब बच्चे बहुत सिंसियर थे, बहुत ही सिंसियर, और भी करने वाले, और पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, और रिजल्ट भी अल्टीमेटली बहुत अच्छा आ गया था। इस हिसाब से लगभग जितने बच्चे थे सबके सब टॉप 100 के अंदर थे। ज्ञानवी, मैं एक बात सोच रहा था कि तुमने 1 साल आई थिंक जेई की प्रिपरेशन की, मुझे तुम्हारी बातों से लगा, जो सर डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हारा 1 साल जो गैप रह गया बीच का। यस सर। तो तुम आने वाले टाइम में भी मेरे हिसाब से जेई की प्रिपरेशन करोगी? हाँ सर, जेई की तो करनी है, और मैं सोच रही थी कि मैं गेट की भी करूँ साथ में, क्योंकि सर अभी तो मेरा 2nd ईयर चल रहा है, और मैंने पता करा कि 3rd और 4th ईयर में भी हम मतलब पेपर दे सकते हैं, तो इसलिए मैं उसकी भी प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि तुमने जेई की प्रिपरेशन को कंटिन्यू क्यों नहीं रखा? जिन बच्चों का 1 साल में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या उनको नेक्स्ट ईयर बीटेक कर लेना चाहिए या जेई को ही कंटिन्यू रखना चाहिए? सर अगर आपका मन है कि मुझे जॉब ही लेना है, और आपको लगता है कि आपसे पक्का हो जाएगा वो, तो आपको फिर करते रहना चाहिए। और मुझे जैसे मैंने करा, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा लगा कि
मैं कुछ लैग कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरा 1 साल था और 1 आधा साल था सेकेंड ईयर का डिप्लोमा में, वो ऑनलाइन ही गया लगभग। तो मुझको इतना नहीं था, मेरा इतना बेस इतना ज़्यादा भी क्लियर नहीं था जो मुझे चाहिए था। और मुझे जब तक कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, मैं उसको कर नहीं पाती, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे बीटेक करनी चाहिए, ताकि मुझे और ज़्यादा उसमें समझ आए, और फिर मैं जेईई की प्रिपरेशन साथ में करती रहूँगी। ओके, तो तुम ये एडवाइस करती हो कि बच्चों को 1 साल टाइम दो, यदि जेईई के लिए देना है तो दो, अदरवाइज फिर बीटेक कर लो, और फिर बीटेक के बाद तुम जेईई और एई और गेट तीनों के लिए प्रिपेयर करो, राइट? और तुम्हारा फोकस ये है। जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको क्या तुम गाइड करना चाहोगे कि उनको कब ज्वाइन करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किसको कम फोकस करना चाहिए? सर बैच ज्वाइन तो उनको जब भी करना चाहिए जब बैच स्टार्ट हो रहा हो। बीच में करेंगे तो डिफ़िकल्टी बहुत बढ़ जाएगी, सिलेबस का बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। और सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक होता है ना सर, वो सबसे इजी सब्जेक्ट को लेना चाहिए और उसको ख़त्म करना चाहिए। जो सब्जेक्ट जैसे थ्योरी वाइज होता है तो वो इजी ही होता है करने के लिए, है ना। और जो जिसमें प्रैक्टिस चाहिए उसको करते रहना चाहिए अपने साथ में। मैथ्स हमेशा करती रहनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। रीजनिंग में भी क्वेश्चंस अगर तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है थ्योरी पार्ट, तो उसमें जो प्रैक्टिस है वो करती रहनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए सर। तो किस पोर्शन को कितना टाइम देना चाहिए? सर रीजनिंग को 1 घंटा देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा डेली। मैथ्स को 2 आवर्स देने चाहिए लगभग, समझने में टाइम लगता है, फिर क्वेश्चंस करना तो कंपलसरी रहता है। और क्वांट में फॉर्मूला अच्छे से समझने चाहिए जब भी हो पाएगा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा पॉइंट था प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी उसे समझने में, और प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आता है वो तो IBU में आया था वो, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और DTU में भी पूछे गए थे। तो मुझे लगता है कि क्वांट में उससे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और रीजनिंग में भी, और क्या कहते हैं, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि DTU में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, मैथ्स तुमको समझ में भी आती थी, तुम अटेम्प्ट भी करके आई हो, क्लास के अंदर तुम आंसर भी देती थी, फिर तुमको मैथ्स में डर कहाँ लगता था? सर मुझे क्या होता था ना, जैसे मैं क्वेश्चन देखती हूँ, है ना, पहली नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है उसमें। फिर मैं इसमें 2-3 मिनट अपना थोड़ा लगाती हूँ, फिर मैं समझती हूँ हाँ ऐसा होगा। और सर आपने देखा भी होगा, थोड़ा आप हिंट देते थे, उसके बाद होता था मेरा क्वेश्चन। ये बात मैं मानता हूँ कि तुमको हिंट की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, लेकिन तुमने मैथ को ना फोबिया बना लिया, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। सर हो सकता है ऐसा, सर है ऐसा, क्योंकि ना जब मुझे मैथ्स बीच स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी मैथ्स में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब हो जाती थी और मुझे पता नहीं चलता था। और ना मुझे ना पहली बात ये था कि मुझे टीचर से पूछने में थोड़ा सा डर लगता था कि मैं पूछूंगी और टीचर डांट देगी मुझे, कहेगी कि ये क्या कर दिया तुमने। मेरी मौसी ने जब तक मेरे को गाइड किया, मेरी मौसी ने मुझे 5th तक पढ़ाया है, तो उन्होंने जब तक पढ़ाया ना मुझे, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब 6th से स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी मैथ्स में। इस वजह से मैंने 11th में मैथ्स नहीं ली थी। जो बच्चे 2025 के बैच में हैं ऑलरेडी, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, और जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, जो तुम्हारे टाइप के बच्चे हैं जिन्होंने फोबिया बना लिया है मैथ्स को, उनको तुम क्या एडवाइस करना चाहोगे? क्योंकि मैथ छोड़कर तो भला नहीं होने वाला है, राइट ना? तो उनको तुम क्या एडवाइस करना चाहोगे? सर मैं ये कहूँगी कि इस डर को हटा दो। मैंने भी हटा दिया है थोड़ा थोड़ा करके, और इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि सर फिर बैकफायर करेगा ही करेगा एक टाइम पे। क्योंकि तुम एग्ज़ाम दोगे, फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर तुम सोचोगे कि कोई बात नहीं, अगली बार कितनी बार देंगे हम। तो फिर तुम उनको पढ़ने का तरीका भी बताओ कि वो मैथ को किस तरीके से पढ़ें कि उनका वो फोबिया चले जाए, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस्ड हो इस चीज़ को लेकर। यस सर अपने ना माइंड को शांत रखना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय। अगर हम शांत रखेंगे और अगर हमारे पर बिल्कुल प्रेशर रहेगा ना, तो नहीं कर पाएंगे हम कभी भी।
मैं तो दिमाग शांत करके तब क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर सोचती हूँ, फिर हो जाता है वो। लेकिन ये है, अगर मैं प्रेशर लेके करूँगी ना तो नहीं हो पाएगा, नहीं बनता क्वेश्चन। अच्छा ज्ञानवी, यस सर। 4.5 महीने में तुमने पूरी प्रिपरेशन की, तुमको मिशन इंजीनियरिंग की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? सर आप सब टीचर्स बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, नोट्स अच्छे से करवाते हो, आप लिखवाते हो, और कुछ भी डाउट होता है तो आप क्लियर कर देते हो। और बच्चों को ना नहीं, मतलब अंदर से डर नहीं रहता कि टीचर से पूछेंगे तो क्या होगा, मतलब डायरेक्टली हम पूछ सकते हैं। आप मतलब फ्रेंडली नेचर है आप लोगों का। सर आपको मिशन इंजीनियरिंग की कौन सी बात अच्छी लगी? ज्ञानवी ने जितना डिस्कस किया होगा। नहीं, आपके जो नेचर है ना वो बहुत ही खुला है, आप कोई भी बात स्पष्ट बोलते हो। जो इंसान को जो है जो चीज़ मन में भाए वो अच्छा होता है, और फिर जो नहीं भी चाहता है ना वो करता है। फिर आपकी जो अपनी व्यवहार है ना, व्यवहार बहुत ही कुशल व्यवहार है। ज्ञानवी को आप कहाँ देखना चाहते हैं अगले 5 साल में? एडमिशन ले लिया है, 3 साल तो इसमें लग जाएगा, और उसके 2 साल बाद तक का मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो ये मेरी तो एक ही सपना है कि ये कहीं भी गवर्नमेंट की जॉब ले, और जब बीटेक करेगी तो क्लास 3 का ही हो कहीं। मैं तो बोलता हूँ कि क्लास 2 और क्लास 1 में जाएगी लड़की ये। क्लास 1 में तो सर कम से फिर एमटेक कराना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बीटेक के बाद भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है बीटेक के बाद नहीं जा सकते। आईएएस ऑफिसर बन जाएगी तो। नहीं सर, बीटेक अगर बढ़िया नंबर से पास करी तब तक मैं हो जाऊँगा रिटायर्ड, तो मैं एक झटका आईएएस के लिए तो लगाऊंगा। इसके लिए एक झटका तो आईएएस की तैयारी के लिए, आईएएस की हो चाहे बीपीएससी की हो, तो ये तो मैं करवाऊंगा। अब ये इसके ऊपर निर्भर है कि मेरी 3 साल की नौकरी बची हुई है, 3 साल में ये जितना मेरे से ले सके मैं उतना इस पर लगाऊंगा। आपका डेडिकेशन देखकर तो मैं बिल्कुल कायल हूँ कि इतना डेडिकेटेड होकर के अपनी नतनी के लिए करते हैं, तो ये अपने आप में अब बहुत बड़ी बात है। और मैं भी चाहूँगा, मैं ज्ञानवी से बोलूँगा कि हाँ, नानू के डेडिकेशन को सर्वोपरि रखना और इनके सपनों को ज़रूर साकार करना। फिर करने वालों को भी ना खुशी मिलती है, बहुत बड़ी बात। तो बचपन से ही आपके साथ ही रही है? बचपन से क्या साथ है, इसके मम्मी पापा भी यहीं रहते हैं, तो जो है ये मोस्टली बचपन से साथ ही रही है, हमारे साथ ही रहती है, अभी भी हमारे साथ ही है। तो ज्ञानवी, तुम बीटेक के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अभी भी कर रही हो या फिर बाद में करोगी? सर अभी तो हो नहीं पा रहा 1-2 महीने से, और सर मैं करना चाहती हूँ इसकी प्रिपरेशन साथ साथ में, गवर्नमेंट जॉब की और गेट की। तो क्या प्लानिंग है, कब से स्टार्ट करोगी? सर 1 महीने में स्टेबल होना चाहती हूँ, क्योंकि इस वीक से मेरे मिड सेम स्टार्ट है, इस वजह से। अच्छा। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, लेटरल एंट्री की प्रिपरेशन के टाइम में घर पर कभी डांट पड़ी है? हाँ सर। किससे? नानू से। नानू बहुत मतलब बोलते थे, जैसे बैठती नानू बोलते थे बैठेगी वो, फिर काम नहीं है, अभी अभी ट्यूशन से आए हो ना, पढ़ना नहीं है। और ये भी कहते थे कि तुम ही जाओगे कॉलेज में, तुम ही जाओगे, तुम जैसे बच्चे नहीं जा सकते। तो मतलब नानू का ही है कि करो तो सरकारी से करो वरना मत करो। लेकिन नानू ने जब मुझे कहा ना कि नहीं प्राइवेट से ही कर लो, कितना ख़राब करोगे टाइम, तब मैंने कहा नहीं, प्राइवेट से नहीं करूँगी, सरकारी से ही करूँगी तो गवर्नमेंट कॉलेज। तुमने नानू की एक बात तो पूरी कर दी है गवर्नमेंट से करके, अब मैं चाहता हूँ कि दूसरी बात भी पूरी कर दो, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेके। और डेफिनेटली कर भी देगी, कर देगी। बच्ची बहुत प्यारी है। थोड़ा सा मेहनत करो, हो जाएगा। ठीक है, हार उनकी होती है जो खुद में हार जाएं। लास्ट में सर मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ज्ञानवी को कोई एक बात जो ज्ञानवी के अंदर चेंज करना चाहते हो आप? ये थोड़ा लापरवाह है, वो तो पेरेंट्स को हर पेरेंट्स को लगता है। बस और कुछ नहीं है। ये अगर ये मेरे हिसाब में जो टाइम टेबल इसको देता हूँ, अगर उस टाइम टेबल पे खरे उतरे तो कहना नहीं कि मैं कहता हूँ कि ये गारंटी से जो है कामयाबी इसको मिलेगी। लेकिन ये
थोड़ा अपने आप को जो है आलस दिखाती है, जो कि दिखाना नहीं चाहिए। आपकी तरफ से मैं ज्ञानवी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नानू को इस बात को जितना ज़्यादा हो सके, पूरी तरह से तो पॉसिबल नहीं हो पाती है ये जो कमी जो बताई नानू ने, ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकेगी उतना ज्ञानवी जरूर करेगी ना ज्ञानवी? यस सर। जब मैं 4:30, 4:45, 5 बजे तक तो उठ ही जाता हूँ, तो तुम तो बच्चे हो, तुम क्यों नहीं उठ सकते? और यही जो मेरी सोच है, ये 4 से 6 के बीच में जो बच्चा जो पढ़ता है वो 100% उसके दिमाग में सेट हो जाता है। तो हम लोग मैं भी सर उस 84 का जो है BA पास हूँ, 84 में मैंने BA पास करी थी। और हमारे टाइम में जो है बिजली बहुत कम थी गांव में। हम लोग दिया जो होता है ना, वो मिट्टी तेल भर के और वो रखते थे, और लालटेन, और 3 जब बजता था ना तो हम 3 साथी थे, तीनों इकट्ठा हो जाते थे और लालटेन जला के हम बैठ के पढ़ते थे। मैं ही पूछा हूँ, बाकी एक जो है फौज रिटायर हुआ, एक सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल है जो अगले साल रिटायर है। डेफिनेटली करेगी ना ज्ञानवी, अब बिल्कुल नाम रोशन करेगी। और इन द लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत ऊंचे पद पर जिस दिन गवर्नमेंट जॉब ले जाएगी, छोटी नहीं बढ़िया वाली, ठीक है, उस दिन मैं एक बार आप दोनों को दोबारा से यहाँ बुलाऊँगा और उस दिन आज की वीडियो के साथ डिस्कस करूँगा मैं। जरूर सर। यस सर, थैंक यू। जरूर सर। पार्ट 2 जरूर बनाना चाहूँगा मैं। समय ने साथ दिया तो जो है हम आपके बगल में ही आ जाएंगे, फिर आपके ऑफिस में हम आ जाया करेंगे। ये इज्जत है।